स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Why कामराज was called Kingmaker? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, जब भी हम साउथ इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें ऐसे लीडर्स याद आते हैं जिनकी मास फॉलोइंग हुआ करती थी, चाहे वो MG रामचंद्रन हो या J जयललिता या फिर M करुणानिधि। तमिल सिनेमा से इमर्ज हुए ये लीडर्स बड़े ही कैरिज्मेटिक लीडर्स थे जिन्होंने अपने स्टेट में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कायम किया। लेकिन इन फेमस लीडर्स के पहले भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक ऐसे लीडर का उदय हुआ जिन्हें आज हम किंग मेकर की उपाधि देते हैं। उनका नाम है कुमारस्वामी कामराज। भारत रत्न सम्मानित कामराज एक पॉलिटिशियन से पहले भारत की स्वतंत्रता के एक एक्टिविस्ट थे। उनका राजनैतिक जीवन बड़ा ही अद्भुत रहा है। उन्होंने इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में एक क्रूशल रोल प्ले किया, स्पेशली इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। उनको हमेशा ही उनकी सिंप्लिसिटी और इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता रहा है। कामराज ने मद्रास स्टेट यानी आज के तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बड़ा रोल प्ले किया। यही नहीं, उन्होंने डिसएडवांटेज्ड और नीडी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी काम किया। दोस्तों, आखिर क्या कारण थे कि उन्हें किंग मेकर की उपाधि दी जाने लगी? आज की इस कहानी में इस महान नेता के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उनके पॉलिटिकल करियर पर एक नजर डालेंगे और फिर हम जानेंगे कि वो किंग मेकर कैसे बने। शुरू करते हैं कुमारस्वामी कामराज की अर्ली लाइफ से। अर्ली लाइफ। दोस्तों, के कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को आज के तमिलनाडु के विरुदुनगर में नादर्स फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली बहुत ही पुअर और हम्बल बैकग्राउंड से थी। उस समय नादर्स तमिलनाडु की सबसे बैकवर्ड कम्युनिटीज में से आते थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बचपन कितना कठिन और संघर्षपूर्ण रहा होगा। उनके पिता थे कुमारस्वामी नादर, जो कि एक मर्चेंट थे, और उनकी मां का नाम था शिवकामी अम्मल। कामराज का ओरिजिनल नाम था कामाची, जिसे बाद में बदलकर कामराजर कर दिया गया। उनकी स्कूलिंग शुरू हुई 1907 में, जब उन्हें एक ट्रेडिशनल स्कूल में भर्ती किया गया। एक साल बाद यानी 1908 में कामराज को येनाधी नारायण विद्याशाला में एडमिशन मिला। ये स्कूल भी उन्हें एक साल बाद ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो 1909 में विरुदुपति हाई स्कूल में गए। इसी साल उन्हें जीवन में एक बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब वो सिर्फ 6 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद कामराज की फैमिली का पूरा दारोमदार उनकी मां पर आ गया। कुछ समय यही सिलसिला चला, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ने लगी तो 1914 में उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ा। सिर्फ 6 साल की स्कूलिंग के बाद उन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी मां को सपोर्ट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने नॉलेज को पीछे नहीं छोड़ा और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पॉलिटिकल कंडीशंस का जायजा लेते रहे। छोटी उम्र में ही वो अपने अंकल की शॉप में काम करने लगे। इसी दौरान कामराज ने इंडियन होम रूल मूवमेंट की पब्लिक मीटिंग्स और जुलूस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। सबसे पहले देखते हैं फ्रीडम मूवमेंट में रहे उनके पार्टिसिपेशन के बारे में। रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों, के कामराज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 1919 में हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। 16 साल की उम्र में इस घटना ने उनको झकझोर कर रख दिया और उसी समय उन्होंने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेने और ब्रिटिश रूल को हटाने की ठान ली। इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी मदुरई आए तो उन्होंने कामराज को भी इंस्पायर किया, जिसके चलते महज 18 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन गए। उन्होंने कांग्रेस को फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर के रूप में ज्वाइन किया। फिर 1930 में कामराज ने वैदरण्यम में सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। इस सत्याग्रह के लीडर थे सी राजगोपालाचारी। इसके लिए उनको 2 साल सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। अब एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में उनकी छवि बदल रही थी। 1937 में पहली बार कामराज ने किसी पब्लिक ऑफिस की कमान संभाली, जब उन्हें मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया गया। इसके बाद 1940 में एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा,
क्योंकि वो इस समय वर्ल्ड वॉर II के लिए इकट्ठा किए जा रहे वॉर फंड के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। और फिर उन्हें 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए भी अरेस्ट किया गया। ये उनका लास्ट प्रिजन सेंटेंस था। उन्होंने कुल 3000 से भी अधिक दिन का समय जेल में गुजारा और इस तरह उन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में काफी अहम भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आजादी के बाद कामराज के पॉलिटिकल करियर के बारे में। पॉलिटिकल करियर आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद कामराज कंस्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने, जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का जिम्मा दिया गया था। और फिर 1952 में इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद पर चुने गए। फिर आया 1954, जब कामराज को अनडिवाइडेड मद्रास प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर पद पर इलेक्ट किया गया। उन्होंने सी राजगोपालाचारी को सक्सीड किया, जिन्होंने सीएम के पद से रिजाइन किया था। सीएम बनते ही कामराज ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एक फेमस कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। कामराज ने इसका जीता जागता प्रमाण दिया जब उन्होंने अपने 2 मेन अपोनेंट्स सी सुब्रमण्यम और एम भक्तवात्सलम को अपने कैबिनेट में मिनिस्टर का पद प्रदान किया। ऐसा करके उन्होंने महान पॉलिटिशियन होने का प्रमाण दिया। दोस्तों, इसके बाद कामराज ने 1957 और 1962 के इलेक्शंस में भी जीत हासिल की, यानी वो लगातार 3 टर्म्स के लिए मद्रास के सीएम चुने गए थे। 9 साल के अपने टेन्योर में उन्होंने मद्रास की जैसे काया पलट ही कर दी। एक बड़े स्तर पर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिली। उनके नेतृत्व में मद्रास बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स की श्रेणी में गिना जाने लगा। यही नहीं, उनके टेन्योर में सबसे बड़ा चेंज आया एजुकेशन में। कोई भी ऐसा विलेज नहीं बचा जहां एक प्राइमरी स्कूल ना हो और हर पंचायत में एक हाई स्कूल खोला गया। उन्होंने इलिटरेसी खत्म करने के लिए 11th स्टैंडर्ड तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। कामराज ने स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। आज इस स्कीम को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले कामराज ही थे। इसके साथ ही बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फ्री यूनिफॉर्म्स भी दी गई। दोस्तों, कामराज के एफर्ट्स से ही मद्रास में 1959 में IIT खुला। एजुकेशन की फील्ड में उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। खैर, इसके बाद आया 1962, जब उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत खो रही है, जिसके चलते उन्होंने गांधी जयंती के दिन 1963 में सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सभी सीनियर कांग्रेस लीडर्स से इस्तीफा देकर पार्टी को एक बार फिर से जीवंत करने का आग्रह किया। ये बात कामराज ने नेहरू के सामने भी रखी। उनके इस प्लान को कामराज प्लान का नाम दिया गया और इसी के चलते 6 चीफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन भी किया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, बीजू पटनायक, प्रताप सिंह कैरों और SK पाटिल थे। कामराज के अचीवमेंट्स देखकर नेहरू को लगा कि उनकी जरूरत नेशनल लेवल पर है और इसलिए नेहरू ने कामराज को तुरंत ही दिल्ली बुलाया और 9 अक्टूबर 1963 को उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया और यहां से नेशनल पॉलिटिक्स में उनका सफर शुरू हुआ। आइए अब देखते हैं किस तरह कामराज ने बुरे वक्त से कांग्रेस को बाहर निकाला और कैसे उन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा। रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स एंड अ किंग मेकर। दोस्तों, 1964 में इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कामराज ने किंग मेकर का रोल प्ले किया। न सिर्फ एक बार बल्कि 3 अलग अलग ओकेजन्स पर। नेहरू की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई खुद को नेहरू का सक्सेसर मानने लगे थे। उनकी सीनियरिटी, इंटेग्रिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के चलते कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में उनके कई सपोर्टर्स थे। लेकिन कुछ कांग्रेस मेंबर्स का यह भी मानना था कि वो काफी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल थे। मोरारजी देसाई की कंपैरिजन में लाल बहादुर शास्त्री एक माइल्ड, फ्लेक्सिबल और रिस्पेक्टफुल नेता माने जाते थे। कामराज और कांग्रेस के कुछ सीनियर मेंबर्स के साथ उनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। ऐसे समय में कामराज ने काफी सूझबूझ के साथ काम लिया और कंसेंसस पर जोर डाला। देसाई इसके अगेंस्ट थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया, यानी कामराज को अब उनके प्लान की सहमति मिल गई थी। कामराज ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी और चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके लाल बहादुर शास्त्री को विनर घोषित किया और इस तरह लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर बने।
मोरारजी देसाई ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन शास्त्री कैबिनेट को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं कि शास्त्री के पीएम बनने के पीछे कामराज ने एक बड़ी भूमिका निभाई। इसके कुछ महीने बाद शास्त्री ने इंदिरा गांधी को कैबिनेट ज्वाइन करने का आग्रह किया। इंदिरा गांधी ने ऑफर एक्सेप्ट किया और वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनी। इसके बाद ईयर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई और एक बार फिर पीएम का पद खाली हो गया। इस बार मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को टफ कंपटीशन देने की ठान ली। इंदिरा गांधी पहले ही पॉपुलर चॉइस बन चुकी थी। कामराज इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे। पीएम का चयन करने के लिए इस बार कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यानी सीपीसी में वोटिंग हुई, जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को डिफीट कर दिया और 1966 में इंदिरा गांधी इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके बाद दोस्तों 1967 में जनरल इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की। मोरारजी देसाई एक बार फिर पीएम पद के दावेदार थे, लेकिन एक बार फिर से कामराज ने उनको कॉन्टेस्ट करने से रोक दिया और उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए राजी करवा लिया। सीपीपी ने एक बार फिर इंदिरा गांधी को पीएम पद के लिए सिलेक्ट किया और इस तरह दोस्तों 3 ओकेजन्स पर कामराज ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के चयन में सबसे अहम भूमिका निभाई। इसी कारण 1960s में उन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा। कंक्लूजन दोस्तों, ये था सफर इंडिया के एक महान पॉलिटिशियन और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट का, जिन्होंने गरीबी से उठकर स्वतंत्रता की लड़ाई में तो भाग लिया ही, आगे चलकर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल भी प्ले किया। 1969 में डिसिप्लिन वायलेट करने यानी अनुशासनहीनता के कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से हटा दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो गया। एक हिस्सा बना कांग्रेस आर, जिसके लीडर थी इंदिरा गांधी, और दूसरा हिस्सा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर थे कामराज। इसके बाद कामराज मोरारजी देसाई के सपोर्ट में आ गए। हालांकि इस स्प्लिट के बाद कामराज इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए और उन्होंने जल्द ही पॉलिटिक्स से संन्यास भी ले लिया। 1975 में 72 साल की उम्र में कामराज की मृत्यु हो गई और इस तरह इंडिया के एक महान पॉलिटिशियन के सफर का अंत हुआ। उनकी पब्लिक मोरालिटी, इंटेग्रिटी और नेशनल सर्विस के लिए 1976 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।